मैं डॉक्टर अमित अग्रवाल, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, पेट लिवर रोग स्पेशलिस्ट। मैं प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एमजीएम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इंदौर में हूँ। आईबीडी मीन्स इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। आंतों के अंदर इसके अंदर पेशेंट में स्वेलिंग हो जाती है। आईबीडी के जो कॉमन वेरिएंट हैं इंडिया में, वन इज अल्सरेटिव कोलाइटिस, सेकेंड इज क्रोन्स डिजीज। इन दोनों बीमारियों के अंदर खास अल्सरेटिव कोलाइटिस का पेशेंट जो कॉमनली प्रेजेंट करता है तो उसको लंबे समय से लूज मोशन होना, ब्लड में स्टूल आना, पेट में दर्द होना, इसके अलावा कभी कभी बुखार होना, पेट दर्द होना, ये उनके कॉमन सिम्टम्स होते हैं। नॉर्मली वो पेशेंट 90% अपने आप को ये समझता है कि ये पाइल्स के कारण हो रहा है, लेकिन जब वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाता है, उसकी एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी होती है, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर पूरे में अल्सर आते हैं, तो दिस इज़ नोन एज अल्सरेटिव कोलाइटिस। क्रोन्स डिजीज का वेरिएबल प्रेजेंटेशन होता है, किसी पेशेंट को पेट दर्द, लो ग्रेड फीवर, भूख कम लगना और लूज मोशन, ये कॉमन सिम्टम्स हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन्स डिजीज में ज़्यादा बेसिक डिफरेंस ये है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर लार्ज इंटेस्टाइन पूरा इन्वॉल्व होती है, क्रोन्स के अंदर लार्ज इंटेस्टाइन के साथ स्मॉल बॉबल, स्मॉल इंटेस्टाइन भी इन्वॉल्व होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आइलियम में अल्सर मिलना और कभी कभी जर्जियम के अंदर भी बीमारी मिलती है। तो ये दोनों कॉमन बीमारी हैं। इन दोनों के सिम्टम्स लॉन्ग टर्म रहते हैं। एक बार बीमारी हो जाए तो दिस इज ए क्रॉनिक डिजीज। क्रॉनिक मतलब लंबे ड्यूरेशन पे चलने वाली बीमारी। अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन्स होने के बाद ये बीमारी ट्रीटेबल है, लेकिन दे आर नॉट क्यूरेबल। ट्रीटेबल मतलब इनकी मेडिकेशन अवेलेबल है। वी स्टार्ट फ्रॉम बेसिक मेडिकेशन टू एडवांस मेडिकेशन। पहले इस बीमारी को खास तौर पर वेस्ट की बीमारी समझते थे, मतलब वेस्टर्न डिजीज़ थी। उस समय इंडिया के अंदर जब ये वर्कअप करते थे तो ट्यूबरक्लोसिस ही बहुत कॉमन था, लेकिन लास्ट 25 ईयर से जब इन्वेस्टिगेशन, वर्कअप और पेशेंट अवेयरनेस बढ़ी है तो कोलोनोस्कोपी और अदर इन्वेस्टिगेशन, सीटी स्कैन के द्वारा आईबीडी का इंसिडेंस काफ़ी ज़्यादा इंडिया में हो गया है। आईबीडी में अल्सरेटिव कोलाइटिस एक प्रकार की प्री मैलिग्नेंट कंडीशन भी है, क्योंकि अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस किसी को हो तो दे हैव चांसेस कि 3 to 4%, मतलब 100 में से 3 से 4 लोगों को लॉन्ग टर्म में कोलन कैंसर का भी खतरा होता है। सेकंड, क्रोन्स डिजीज जो बीमारी है उसके अंदर पेरिएनल डिजीज भी होती है। पेरिएनल डिजीज मतलब एनल एब्सेस, फिस्टुला होना, स्ट्रक्चर होना। तो ये बीमारी नॉर्मल तो कई बार नीम हकीम गांव में बंगाली डॉक्टर को दिखाते हैं तो उनको पाइल्स का, फिशर का, फिस्टुला का इलाज होता है, लेकिन इन पेशेंट को आराम नहीं मिलता तो फिर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाते हैं तो वर्कअप के अंदर क्रोन्स डिजीज आती है। दोनों की दोनों बीमारी लॉन्ग टर्म है। अल्सरेटिव कोलाइटिस मोर प्री मैलिग्नेंट है, मोर चांस ऑफ कैंसर है, तो इन बीमारियों में आपको रेगुलर कोलोनोस्कोपी करना चाहिए। आईबीडी इज नॉट ए गट डिजीज। गट डिजीज मतलब किसी पेट की बीमारी नहीं है, ये मल्टी सिस्टम बीमारी है। इसके अंदर जो पेशेंट होता है, इसमें कई बार तो पेशेंट को सिर्फ पेट दर्द होता है, लेकिन पेशेंट बताता है कि उसको लार्ज जॉइंट, नी में, एंकल में, हिप में, इनमें ज़्यादा दर्द है। पॉलीआर्थराइटिस बहुत कॉमन मैनिफेस्टेशन है, मल्टीपल जॉइंट्स के अंदर स्वेलिंग होना। इसके अलावा आँखों के अंदर इन्वॉल्वमेंट होना, रेडनेस ऑफ आई पेशेंट कंप्लेन करता है, यूवीआइटिस, दीज आर द कॉमन मैनिफेस्टेशन। इसके अलावा एरिथेमा नोडोसम और पायोडर्मा गैंग्रोसम, ये एक प्रकार की स्किन की बीमारी है। कई बार पेशेंट को पेट दर्द होता है और वो कंसल्ट करता है डर्मेटोलॉजिस्ट को, उसके अंदर पैर के अंदर रेडिस नोड्यूल और पायोडर्मा गैंग्रोसम की पिक्चर आती है, देन बी रिफर टू गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। मतलब ये बीमारी हमारी बॉडी की इम्यूनोलॉजिकल बीमारी है, तो ये मल्टी सिस्टम है। इससे अकेला पेट इन्वॉल्व नहीं होता, इसके अंदर पेट, जॉइंट, स्किन, हेयर, आइज, मल्टीपल पार्ट्स आर इन्वॉल्व। आईबीडी में नंबर 1 पर्पस है, आईबीडी जो बीमारी है जिसके अंदर हम अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन्स डिजीज रखते हैं, तो ये एक प्रकार की रिलैप्सिंग एंड रेमिटिंग है। तो अगर पेशेंट लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट पे होता है, आफ्टर 6 मंथ 1 ईयर पेशेंट को एक फेज ऐसी आती है जहाँ रेमिशन होता है, मतलब पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं होते। उस समय पेशेंट कई बार एक तो मेडिसिन विड्रॉ कर लेता है कि मेडिसिन ही फील की लिटिल कॉस्टली है और मेरे को कोई तकलीफ नहीं हो रही है, लेकिन ये बीमारी रेगुलर होती है। मतलब इसमें रिलैप्सिंग रेमिशन, रेमिशन मतलब कंट्रोलेबल फेज, और रिलैप्स मतलब जब भी कोई इन्फेक्शन होगा, स्ट्रेस होगा, यानी कोई ट्रॉमा होगा तो उस समय बीमारी बढ़ के आती है। तो अब इस समय की फेज में अचानक से बीमारी बढ़ती है और रेमिशन में कंट्रोल होती है। तो पेशेंट एक लॉन्ग टर्म मेडिकेशन पे है, तो नंबर 1 फॉर डायग्नोसिस पर्पस एंडोस्कोपी की नीड है, सेकंड फॉर फॉलोअप, क्योंकि इसके अंदर मैलिग्नेंसी के भी चांस हैं और बीमारी
मल्टीपल पार्ट में मैनिफेस्ट होती है, तो कोलोनोस्कोपी शुड बी डन रेगुलरली फॉर सर्विलेंस फॉर द कोलोन कैंसर एंड पेशेंट शुड बी अडेयर टू द डॉक्टर। और थर्ड कि पेशेंट की ड्रग कंप्लायंस ऑलवेज शुड बी चेक, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट जैसे दवा बंद करता है, पेशेंट को सिम्टम्स होते हैं, फिर वो एंडोस्कोपी कोलोनोस्कोपी करता है, फिर वो बताता है कि ये बीमारी तो मुझे लॉन्ग टर्म है। तो एंडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी का रोल डेफिनेट है टू कंट्रोल ऑफ द डिजीज, फॉर फॉलो ऑफ द डिजीज और टू प्रिवेंट कोलोनिक कैंसर।